नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत माचरा आप सभी का डेफोडिल कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारा भारतीय इतिहास का सिंधु सभ्यता टॉपिक चल रहा था। हमने सिंधु सभ्यता के सामान्य परिचय के बारे में उससे पहले बात की, सिंधु सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात की और इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा कि सिंधु सभ्यता का राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में हमने बात की। आज हम सिंधु सभ्यता के धार्मिक आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो सिंधु सभ्यता टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता में हमने अब से पहले यानी उसके राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में बात की। अब बात करें हम उसके धार्मिक जीवन की। सिंधु सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। राजनीतिक जीवन में हमने बात की कि एक तो वहां पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कुलीन तंत्रीय थी, और सामाजिक जीवन में आपको एक बात बताई कि सिंधु सभ्यता में जो परिवार था वो मातृत्वात्मक था। ये दो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अब धार्मिक जीवन की बात करें तो आपकी जो सिंधु सभ्यता थी मातृत्वात्मक सभ्यता थी, तो संभवतः यानी आपका सीधा ही आंसर मिल जाएगा कि यहां पर क्या है, मातृ देवी की पूजा है वो सर्वाधिक की जाती थी। क्योंकि हमने पढ़ा कि ये मातृत्वात्मक सभ्यता थी, तो यहां पर मातृ देवी की जो पूजा है वो सबसे ज्यादा की जाती थी। और इस मातृ देवी को जॉन मार्शल ने पृथ्वी देवी की संज्ञा दी। मातृ देवी को जॉन मार्शल ने पृथ्वी देवी की संज्ञा दी। इसके अलावा हमारी सिंधु सभ्यता में और किस चीज की पूजा होती थी, तो इसके अलावा सिंधु सभ्यता में एक पुरुष देवता यानी पशुपति महादेव की पूजा होती थी। हमने दोस्तों पढ़ा कि मोहनजोदड़ो से हमें पशुपति महादेव की एक मोहर प्राप्त हुई, और उस मोहर के बाईं ओर भैंसा और गेंडा, दाईं ओर हाथी और बाघ, सामने हिरण का चित्र मिला, और जिसे जॉन मार्शल ने आदि शिव यानी पुरातन शिव की संज्ञा दी थी। जॉन मार्शल ने कहा कि ये प्राचीन क्या है, शिव है। पुरातन शिव की संज्ञा इस पशुपति महादेव को जॉन मार्शल ने दी थी। इसके अलावा हमारी सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक पूजा की जाती थी, और हमने पढ़ा कि हड़प्पा से हमें स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है, और वर्तमान सभ्यता को स्वास्तिक चिन्ह या शांतिया की जो देन है इसी सिंधु सभ्यता की रही है। तो सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह की पूजा की जाती थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में लिंग की पूजा की जाती थी, लिंग पूजा। दोस्तों, जब हमने सिंधु सभ्यता के सामान्य परिचय के बारे में प्रथम वीडियो में बात की, तो हमने सिंधु सभ्यता में 4 प्रजातियों के बारे में बात की थी। एक प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी, एक भूमध्य सागरीय थी, एक मंगोलाइड थी और एक अल्पाइन थी। सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा कि जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति थी, इस जाति ने सबसे पहले लिंग पूजा की हमारे भारत में शुरुआत की थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में और किसकी पूजा की जाती थी, तो सिंधु सभ्यता में वृक्ष पूजा, चक्र पूजा। तो इस प्रकार से हमारी सिंधु सभ्यता का ये धार्मिक जीवन है। तो धार्मिक जीवन में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा क्या है, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, और हमने उससे पहले सामाजिक जीवन में पढ़ा कि सिंधु सभ्यता आपकी एक मातृत्वात्मक सभ्यता है। जॉन मार्शल है उसने इस मातृ देवी को पृथ्वी देवी की संज्ञा दी थी। एक पुरुष देवता की भी पूजा की जाती थी पशुपति महादेव के रूप में,
और उसे जॉन मार्शल ने पुरातन शिव या आदि शिव की संज्ञा दी थी। इसके अलावा स्वास्तिक पूजा की जाती थी और स्वास्तिक चिन्ह है उसका जो हमें उदाहरण है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। कहां से मिला था? हड़प्पा से मिला था। वर्तमान सभ्यता को स्वास्तिक चिन्ह की वो देन है वो सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की है। इसके अलावा लिंग की पूजा की जाती थी और लिंग पूजा भारत में सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति ने शुरू की थी। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा और चक्र पूजा भी करते थे। इसके अलावा हम बात करें सिंधु सभ्यता के लोगों का पवित्र वृक्ष कौन था? पवित्र वृक्ष कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो पवित्र वृक्ष था वो पीपल था और वर्तमान में भी आधुनिक समय में भी पीपल है वो हमारे पवित्र वृक्ष के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता में पवित्र पक्षी कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का जो पवित्र पक्षी था वो बतख थी। बतख। तो आपको धार्मिक जीवन में इतना ही याद रखना है। पवित्र वृक्ष पूछे तो पीपल था, पवित्र पक्षी पूछे तो बतख थी। सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती थी? मातृ देवी की होती थी। पशुपति महादेव की जो मोहर है कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। लिंग पूजा की शुरुआत किस जाति ने की? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति ने की। और इसके अलावा अगर पूछ ले कि भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत, अगर पूछे भारत में सबसे पहले मूर्ति पूजा की शुरुआत तो आपकी सिंधु सभ्यता से मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब हम इसके आर्थिक जीवन की बात करें। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं आर्थिक जीवन में। सिंधु सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उस अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो अर्थव्यवस्था का आधार इनका कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये तीनों सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था के आधार थे। यानी अर्थव्यवस्था में कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों की यानी आधार के रूप में कार्य होता था। आपके यहां सबसे पहले कृषि के बारे में बात करें। कृषि के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता में हमें जो कृषि है तो इन लोगों का जो मुख्य खाद्यान्न था, मुख्य खाद्यान्न वो था गेहूं व जौ। और यहां से दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न क्या था? तो वो गेहूं और जौ था। इसके अलावा हम बात करें कृषि में तो सिंधु सभ्यता में इसके अलावा चावल, बाजरा, जौ, तिल, सरसों, चना, मटर, तरबूज और इसके अलावा कपास, ये जो फसलें थी इन फसलों को ये लोग बोते थे। कृषि में हम बात करें सिंधु सभ्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का जो मुख्य आधार थी वो कृषि थी। अर्थव्यवस्था का आधार पूछे तो कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों थे। आर्थिक जीवन का आधार पूछे तो कृषि थी। कृषि में मुख्य खाद्यान्न आपके गेहूं और जौ थे। चावल, बाजरा, जौ, तिल, सरसों, चना, मटर, तरबूज और कपास आदि फसलें ये बोते थे। भारत में सबसे पहले कपास का जो उत्पादन है, सर्वप्रथम बार जो कपास की खेती है वो आपके सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही की थी। हमारा सिंधु सभ्यता का एक स्थल है मेहरगढ़ नाम से, मेहरगढ़। ये जो सिंधु सभ्यता का मेहरगढ़ स्थल है, इस स्थल से हमें कपास की खेती का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा कृषि और पशुपालन का सबसे प्राचीन जो प्रमाण है इसी मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है।
कृषि और पशुपालन का सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें इस मेहरगढ़ स्थल से प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो कृषि में गेहूं और जो उनके मुख्य खाद्यान्न थे, चावल, बाजरा, जौ, तिल, सरसों, चना, मटर, तरबूज और इसके अलावा कपास की खेती करते थे। कपास की सर्वप्रथम जो खेती की शुरुआत है सिंधु सभ्यता के लोगों ने की थी और मेहरगढ़ जो स्थल है वहां से कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं, यहां पर हमारे राजस्थान के किस स्थल से कृषि और पशुपालन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर देना। इसके अलावा हम बात करें तो ये लोग भूमि को जोतने के लिए हल का और फसल को काटने के लिए दराती या हांसिया का उपयोग करते थे। हल के प्रमाण हमें दो स्थानों से मिले। हमने कालीबंगा में पढ़ा कि हल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है और हमने बनवाली में पढ़ा कि वहां से हमें मिट्टी से बना हुआ हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। तो सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में कृषि की बात करें तो दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है, हल का प्रमाण कहां से मिला है ये आपको अवश्य याद रखना है। एक तो कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है और दूसरा हमें बनवाली से मिट्टी का बना हुआ हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। और मुख्य खाद्यान्न ये भी आपको याद रखना है गेहूं और जौ। अगर पूछे भारत में सबसे पहले कपास की खेती किसने की तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने की। और अगर पूछे भारत में सबसे प्राचीनतम या भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम कृषि व पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। एक बार दोबारा देख लो दोस्तों, धार्मिक जीवन में हमने बात की मातृ देवी की पूजा होती थी जिसे जॉन मार्शल ने पृथ्वी देवी नाम दिया है। पुरुष देवता में पशुपति महादेव की पूजा होती थी जिसे जॉन मार्शल ने प्राचीन शिव कहा है। इसके अलावा स्वास्तिक की पूजा होती थी। लिंग पूजा सबसे पहले प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति ने शुरू की। वृक्ष पूजा और चक्र पूजा होती थी। पवित्र जो वृक्ष है इनका पीपल था और पवित्र जो पक्षी है इनका बतख था। आर्थिक जीवन में बात करें तो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार तीनों थे। कृषि के बारे में बात करें तो कृषि इनके जीवन का मुख्य आर्थिक आधार था और मुख्य खाद्यान्न गेहूं व जौ थे। इसके अलावा इन जो फसल है चावल, बाजरा, जौ, तिल, सरसों आदि से ये परिचित थे। मेहरगढ़ से हमें प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। भूमि को जोतने के लिए हल का और फसल को काटने के लिए दराती या हांसिया का प्रयोग करते थे। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आर्थिक जीवन में हम आगे बात करते हैं पशुपालन के बारे में। पशुपालन में हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, ऊंट, हाथी आदि जो जानवर थे इनके पालतू जानवर थे। सिंधु सभ्यता के लोगों में पशुपालन में बात करें तो गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, ऊंट और हाथी इनके पालतू जानवर थे।
अगर दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सिंधु सभ्यता में किस पशु का उल्लेख नहीं मिलता, तो गाय का संपूर्ण सिंधु सभ्यता में कहीं से कोई उल्लेख नहीं मिला है। गाय का सिंधु सभ्यता से उल्लेख प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी संपूर्ण सिंधु सभ्यता से गाय का कोई प्रमाण नहीं मिला है। बेल, सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में बेल का विशेष महत्व था, और वो भी आपके कुबड़दार बेल का। हमने जब सिंधु सभ्यता की शुरुआत की तब आपको बताया कि जो कनिंघम था उसको एक ब्रिटिश सैनिक ने एक मोहर लाकर दी, एक बेल की वृषभ की मूर्ति लाकर दी, और उस पर क्या था, कुबड़ नहीं था। इसी कारण उसको, उस मोहर को या उस सील को कनिंघम ने विदेशी जान लिया। फिर भी कनिंघम ने 2 बार हड़प्पा नामक स्थल की यात्रा की, परंतु वो अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा। दोस्तों आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, तो वो था आपका कुबड़दार बेल का। इसके अलावा हम बात करें तो ऊंट का जो साक्ष्य है, हमें ऊंट की अस्थियां कालीबंगा से मिली, और इसके अलावा जो हाथी पालने का जो अवशेष है सिंधु सभ्यता में, रोजदी नामक एक स्थल है, रोजदी गुजरात का एक स्थल है, और यहाँ के लोग हाथी पालते थे। रोजदी जो स्थल है, यहाँ के लोग हाथी पालते थे। इसके अलावा हमारी सिंधु सभ्यता में पशुपालन के बारे में बात करें तो इसके अलावा वो लोग भैंसा, गेंडा, बाघ, हिरण, घोड़ा, इन पशुओं से क्या थे, परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग भैंसा, गेंडा, बाघ, हिरण और घोड़े से परिचित थे। हमने घोड़े के बारे में पढ़ा कि मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिले हैं, सुरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियां मिली है, और लोथल से घोड़े की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता के लोग, यानी ये तो उनके मुख्य पालतू पशु थे, इसके अलावा वो इन पशुओं से भी परिचित थे। तो अगर एग्जाम में आपको कोई प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे, तो वो इतने पशु तो पालते थे, और इन पशुओं से भी वो क्या थे, कहीं ना कहीं परिचित थे। अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता में किस पशु का कोई भी प्रमाण नहीं मिला, तो वहां पर आपको क्या करना है, गाय का संपूर्ण सिंधु सभ्यता में कोई प्रमाण नहीं मिला, परंतु सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में कुबड़दार बेल का विशेष महत्व था, और अगर वो बेल से परिचित थे तो वो क्या थे, गाय से भी परिचित थे। इसके अलावा हम आर्थिक जीवन में बात करें व्यापार के बारे में, व्यापार वाणिज्य, तो सिंधु सभ्यता थी वो हमारी एक व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी, व्यापार वाणिज्य प्रधान सभ्यता थी। यानी सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बहुत ज्यादा महत्व था। ये पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापार करते थे। हमने लोथल में पढ़ा कि एक बंदरगाह मिला है, और वहां से हमें वहां से हमें फारस की मोहरें मिली है, और इसके अलावा वहां से हमें पक्के रंग में रंगे हुए पात्र जो ईरान से संबंधित है वो पात्र भी वहां से मिले, जिससे ये प्रमाण मिलता है कि यहाँ के जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो पश्चिमी एशियाई देशों से व्यापार करते थे। तो इनके जीवन में व्यापार जो है वो प्रधानता थी व्यापार की। और व्यापार के बारे में बात करें तो व्यापार इस काल में वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था, यानी कोई प्रकार की मुद्रा नहीं थी। व्यापार है वो वस्तु विनिमय के द्वारा ही किया जाता था। यानी अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको ऐसा खरीदार ढूंढना होगा कि वो आपकी चीज ले और आपको उससे जो आप चीज लेना चाहते हो वो मिले। तो इस समय व्यापार है वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था।
इसके अलावा हम व्यापार के बारे में बात करें तो एक स्थान है दिलुमन नाम का, बहरीन द्वीप, ईरान। ये जो स्थान है, यहां के जो व्यापारी थे सिंधु सभ्यता व पश्चिमी एशियाई देशों के मध्य बिचौलिए का यानी मध्यस्थता का कार्य करते थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया के कुछ स्थल है, मेसोपोटामिया के कुछ स्थलों से हमारी सिंधु सभ्यता की मोहरें मिली है, जैसे सूसा, उर, तेल अमरार। ये जो स्थल है मेसोपोटामिया के, यहां से हमारी सिंधु सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है। और हमने जब सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ा तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर हमारे सिंधु सभ्यता के स्थलों से भी मिली। कहां से? तो कालीबंगा से हमें मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर प्राप्त हुई थी। तो मेसोपोटामिया के सूसा, उर और तेल अमरार जो नगर है, वहां से हमें सिंधु सभ्यता की मोहरें भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा हम सिंधु सभ्यता के बंदरगाहों के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो था लोथल। सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह क्या था? लोथल था। और लोथल का जो बंदरगाह था वो संपूर्ण सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना थी। इसके अलावा और कौन से बंदरगाह नगर थे? तो शुरकोटड़ा, अलादीनो, बालाकोट और सुतका गेंडोर। ये जो स्थल थे ये सभी आपके सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। और सभी के सभी है बंदरगाह है वो अरब सागर में स्थित है, यानी हमारे बंगाल की खाड़ी में सिंधु सभ्यता का कोई बंदरगाह नहीं मिलता। तो सिंधु सभ्यता के व्यापार वाणिज्य में ज्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना कि सिंधु सभ्यता के लोग कहां से कौन सी चीज आयात करते थे, वो थोड़े हाई लेवल की बात है। आपको इतना ही याद रखना है कि सिंधु सभ्यता थी वो एक व्यापार प्रधान सभ्यता थी। हमने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता में वणिक वर्ग का बोलबाला था, इसीलिए कुलीन तंत्रीय लोग है वो शासन संभालते थे। व्यापार है वो वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। दिलुमन, बहरीन द्वीप, ईरान, यहाँ के जो लोग हैं सिंधु सभ्यता और पश्चिमी एशियाई देशों के मध्य बिचौलिए का या मध्यस्थता का कार्य करते थे। मेसोपोटामिया के सूसा, उर, तेल अमरार आदि नगरों से हमें सिंधु सभ्यता की मोहरें प्राप्त हुई है। इसके अलावा मेसोपोटामिया की जो मोहर है हमारे कालीबंगा स्थल से मिली है। बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसके अलावा सुरकोटड़ा, अलादीनो, बालाकोट और सुतका गेंडोर ये सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के व्यापार में आपको इतना ही याद रखना है। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। तो सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में हमने पशुपालन की बात की। पशुपालन में वो लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता, ऊंट, हाथी आदि पशुओं को पालते थे। गाय का हमें कोई उल्लेख नहीं मिला और कुबड़दार बैल का सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में सर्वाधिक महत्व है। ऊंट है उसका प्रमाण हमें कालीबंगा से मिला है और रोजदी एक गुजरात का स्थल है, वहां के लोग हाथी पालते थे। इसके अलावा भैंसा, गेंडा, बाघ, हिरण और घोड़े से भी वो परिचित थे। घोड़े का अवशेष हमें 3 स्थानों मोनजोदड़ो, लोथल और सुरकोटड़ा से प्राप्त हुआ है। व्यापार वाणिज्य में हमने बात कर ली कि व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था और दिलुमन, बहरीन द्वीप, ईरान के लोग बिचौलिया का कार्य करते थे। मेसोपोटामिया के सूसा, उर, तेर, अमरार नगरों से हमें सिंधु सभ्यता की मोहरें मिली है। इसके अलावा बंदरगाह नगर थे लोथल, सुरकोटड़ा, अलादीनो, बालाकोट और सुतका गेंडोर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों।
दोस्तों मैं आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आए आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। इसके अलावा आपसे एक अपील करता हूं कि आपके जो भी साथीगण हैं जो रीट की या अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जोड़ें। और आपसे एक और अपील है कि आप हमारे जो भी वीडियो है उनको पूर्णतः देखें, आपके लिए वो बहुत ही लाभकारी साबित होंगे और आपको निकट भविष्य में जो भी एग्जाम होगी उसमें आपको इन वीडियो से आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छी तरीके से हो। इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप हमारी जो वीडियो है उनको पूर्णतः देखें, बीच में से न देखें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो हमें कोई भी आपका जो सुझाव है वो हमारे साथ साझा करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आ सकें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।